नमस्ते दोस्तों। रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज है तारीख 13 जुलाई 2024 और आज के पूरे दिन को आपको ऊर्जावान बना करके रखेगा वो है कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो मेहनत करते रहिए दोस्त। चलिए आज का पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? who has become the first woman chief justice of Lahore High Court of Pakistan? राइट आंसर हो जाएगा आलिया नीलम। रोशनी नादार को अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा सर्वोच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। नाइमा खातून को एएमयू का पहली महिला चांसलर बनाई गई है। जुडिन सुमिनवा तुलुका को अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किए गए हैं, जो कि आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की प्राइम मिनिस्टर बनी है। आइए जानते हैं आलिमा नीलम के बारे में। तो आलिया नीलम जो है वो आपका लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है, जो कि प्रांत के मामले में यानी कि पाकिस्तान के मामले में पहली बार ऐसी हुई है। और जो है वो एक महिला को जो है वो एक सम्मान मत देने का अधिकार किया जा रहा है कि एक तरह से उनको भी अधिकार दिया जाए। वैसे पाकिस्तान में उतना महिलाओं को अधिकार मिला नहीं करते थे। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, वो जो है वो इनकी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उनके द्वारा। आइए जानते हैं कुछ और भी बातें। सुप्रीम कोर्ट में 2021 में पहली बार जस्टिस आयशा ए मलिक की नियुक्ति की गई है, पहली बार की गई है। आयशा ए मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस है। और पाकिस्तान के पंजाब की पहली महिला जो सीएम है वो आपका मरियम नवाज है। पाकिस्तान आर्मी मेडिकल में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला जो है वो आपका डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स है, जो कि आपका ईसाई कम्युनिटी से ये बिलोंग करती है। प्रथम महिला की बात कर लेते हैं तो आपका रेचल रिब्स जो है वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि वित्त मंत्री। अनामिका बी राजी ये नेवी की पहली महिला पायलट बनी है। सुरमा पाड़ी ये उड़ीसा विधानसभा की सेकंड स्पीकर बनाई गई है। जयसिंथा कल्याण को पहली पीच क्यूरेटर बनाई गई है। एम वीर लक्ष्मी जो है वो आपका पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। नीना सिंह को बनाई गई है सीआईएसएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई है। और आपका जो है वो सुमन कुमारी ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि एनवीडीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने आपका रजत शर्मा को बनाई गई है। आइए कुछ ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। देवेंद्र झाझरिया को पैरालंपिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाई गई है। अनुराग अग्रवाल को संसदीय सुरक्षा का चेयरपर्सन बनाई गई है। और निखिल जोशी को बनाई गई है बोइंग इंडिया डिफेंस लिमिटेड के चेयरपर्सन बनाई गई है। रजत शर्मा को आप लोग सब जानते होंगे, जो कि इंडिया टीवी के चेयरमैन है और साथ ही साथ उसका जो संस्थापक है। तो ये ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं। एनवीडीए क्या होती है? एनवीडीए के अंदर में सारी न्यूज कवर होते हैं। एनवीडीए होती है कि मतलब कि भारत का समाचार पत्रकों का सबसे बड़ा संगठन है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एनवीडीए इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर इन इंडिया कंपेरिजन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेजर न्यूज नेटवर्क इन द कंट्री। एनवीडीए की स्थापना जो है वो आपका 3 जुलाई 2007 को की गई है। और हाल ही में कुछ अपॉइंटमेंट्स की गई है, जैसे कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार चुनी गई है आपका डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को चुनी गई है। और आपका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनी गई है सील नागू को चुनी गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024? तो वो आयोजित किया गया है आपका वॉशिंगटन डीसी में। जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 112वां सम्मेलन हुआ है। अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल है और एससीओ का यहाँ पे हाल ही में समिट हुआ है। न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल शुगर की बैठक हुई है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शुगर परिषद की हाल ही में बैठक की गई है न्यू दिल्ली में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 9 से 11 जुलाई तक नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। और 2024 में नाटो का 75वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। नाटो की जो नाटो की उत्पत्ति मतलब नाटो की संस्थापना जो हुई है वो 1949 में की गई थी। इस सम्मेलन में जो है वो ज्वाइन किया गया है स्वीडन को, जो कि 32वां नंबर का जो है वो सदस्य है। और पहली बार जो है वो इसमें नाटो में जो है वो इन्वॉल्व हुआ ज्वाइन हुआ है स्वीडन है। नाटो शिखर सम्मेलन में जो है वो आपका मेन बात किया गया है यूक्रेन के बारे में, यानी कि अनाउंसमेंट यूक्रेन एट द नाटो कॉन्फ्रेंस में जो बात किया गया यूक्रेन के मामले की, यूक्रेन को किस तरीके से जो है वो हम लोग युद्ध से निकाल सकते हैं, क्योंकि रूस जो है वो इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही तैनात होता जा रहा है। नाटो की स्थापना जो की गई थी वो सोवियत संघ के विरुद्ध की गई थी, कि अगर सोवियत संघ पहले जो था वो बहुत ज्यादा बलवान हुआ करता था, उसमें बहुत सारा देश था, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन उसी के विरुद्ध में इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना जो होती है वो 1949 में होती है, जिसमें 32 मेंबर्स होते हैं और जिसके मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जिसकी
महासचिव बनाई गई है मार्क रूट को। मार्क रूट को बनाई गई है, ये पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अच्छा, नाटो में जो इन्वॉल्व देश हैं, यानी कि सम्मिलित जो देश हैं, उसको उन्होंने मिल करके एक ड्रोन दीवार बनाई है, ताकि हम लोग जो है वो रूस से हम लोग बच पाएं और उसको जवाब दे पाएं। तो 5 देश है आपका, फिनलैंड है, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। आप मैप में भी देख सकते हैं, बिल्कुल बेहद तरीकों से देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेटेड? तो वो मनाई जाती है 12 जुलाई को मनाई जाती है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाई जाती है। 14 जुलाई को फ्रांस की स्थापना दिवस मनाई जाती है। और आपको पता होगा कि 14 जुलाई यानी कि पिछले साल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज अ चीफ गेस्ट के रूप में 14 जुलाई को फ्रांस में गए थे। 6 जुलाई को जूनोसिस दिवस मनाई जाती है, जिसको जूनोटिक बीमारी बोला जाता है। और ये जो होती है वो आपका जानवरों में होती है, और जानवरों से ऐसा बोला जाता है कि जानवरों से इंसानों में भी जंप कर जाती है। आइए कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि 12 जुलाई को हर एक साल मलाला दिवस मनाई जाती है। तो ये मलाला यूसुफजाई के जन्मदिन पर ये मलाला दिवस मनाई जाती है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महिला शिक्षक वकालत करने वाले युवा महिला को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नॉमिनेट भी करते हैं। मलाला यूसुफजाई का जन्म जो हुआ था वो 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के मिंगोर में हुआ था इनका जन्म। 2012 में मलाला यूसुफजाई जो कि तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करते हुए पाकिस्तान की कुछ महिलाओं को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहे थे, तभी जो है वो आपका इनको जो है वो मलाला यूसुफजाई को गोली मार दी थी। हालांकि ये बाद में आगे चल करके बच गए थे, लेकिन पूरा देश जो है वो टूट पड़ा था कि आपने जो गोली किस तरीके से मारा। इस तरीके से मामला में जो है वो पाकिस्तान में पूरी देश जो है वो इकट्ठा हो गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में मात्र 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार से इनको विजेता गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी दिन जो है वो हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजाई दोनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2015 में यूसुफजाई के सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नाम भी रखा गया था, जिसका नाम है 316201 मलाला। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। 26 जुलाई को मनाई जाती है कारगिल विजय दिवस मनाई जाती है। और 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस मनाई जाती है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाई जाती है। और 29 जुलाई को मनाई जाती है विश्व टाइगर दिवस मनाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? What percentage of reservation has been announced to former अग्निवीर in RPF, BSF and CISF? तो वो 10% की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं आरपीएफ का मतलब। आरपीएफ का मतलब होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि जो रेलवे की जो संपत्ति है उसको आपको प्रोटेक्शन करनी है, सुरक्षा करनी है। बीएसएफ का मतलब होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि आपको जो है वो बॉर्डर को रक्षा करनी है, आपको पाकिस्तान के एरिया से बचानी है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर आपको रखी जाएगी, जिससे भारत की जो है वो सुरक्षा फील हो सके। सीआईएसएफ का मतलब होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मतलब ये होती है कि जो महारथी कंपनी जो है सरकार की, जो हमारे धरोहर स्थल है, उसको जो है वो आपको सुरक्षा करनी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023 में ये घोषणा की है कि जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बल जो पूर्व अग्निवीरों में जो बहाली हुई थी, उनको जो है वो हम लोग जो है वो आरक्षण देंगे। अग्निपथ योजना जो लॉन्च हुई थी वो 14 जून 2022 को हुई थी, और इसमें हम लोग भी गए थे। और ऐसा ये जो डेट है वो बहुत ही ज्यादा विवादित डेट है, लेकिन आपको इसको याद रखनी है। इस योजना के तहत जो कहा गया था कि जब वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के युवा को हम 4 साल के लिए भर्ती लेंगे, आर्मी में भर्ती लेंगे और उनको ट्रेंड करवाएंगे, और फिर जो है वो उसी में से जिसमें से हम लोग 17.5 से 21 वर्ष के युवा को लेंगे, उसमें से 25% युवा को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 15 सालों के लिए चुन लिया जाएगा, रिट्रेंड कर लिया जाएगा, और 75% युवा को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में इसको जो है वो 22 साल 21 साल से बढ़ा करके इसको 23 साल कर दिया गया। लेकिन जो है वो ये बहुत ज्यादा जो खराब हुआ है कि 4 साल के लिए हम लोग को कर दिया गया था। अच्छा, इसकी सैलरी जो पहली पैकेज जो रहने वाली है, पहली साल की सैलरी जो रहने वाली है वो 4,76,000 रहने वाली है, और चौथे साल की पैकेज रहने वाली है वो 6.92 लाख, यानी कि 6,92,000 रहने वाली है। आइए नॉलेज की फैक्ट्री में कुछ भारत की कृषि क्रांति के बारे में जानते हैं, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में। तो हरित क्रांति के जनक पूरे भारत भर में मानी जाती है एम एस स्वामीनाथन को, और पूरे वर्ल्ड भर में नॉर्मन बोरलॉग को मानी जाती है। नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन को मानी जाती है, और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को मानी जाती है। प्रेरित प्रजनन का क्रांति मानी जाती है हीरा लाल चौधरी को, और गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को मानी जाती है। स्वर्णिम क्रांति का जनक
निरपक निरपक तो तेज को मानी जाती है, और लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को मानी जाती है, और आपका सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी को मानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की 20 जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2062 तक कितनी पहुंचने की संभावना है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लाइकली टू रीच बाय 2062? यानी कि 2062 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार? तो 1.70 बिलियन भारत की जनसंख्या हो जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2062 तक 1.70 बिलियन भारत की जनसंख्या हो जाएगी। 38 वर्षों तक भारत की जनसंख्या जो है वो एकदम से चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 2062 के बाद यानी कि जनवरी जनवरी से जुलाई के बीच में भारत की जनसंख्या जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो है वो भारत की जनसंख्या की पूरी जनगणना के अनुसार रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एक एक फिर भी अंदाजा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि 1.451 बिलियन भारत की जनसंख्या है। और इसके बाद जो जनसंख्या के मामले में सेकंड नंबर पर आती है वो 1.419 बिलियन चीन की जनसंख्या है। उसके बाद अमेरिका की जनसंख्या है 345 मिलियन। 2054 तक भारत और चीन अपनी स्थिति को बनाए रखेगा जनसंख्या के मामले में, लेकिन पाकिस्तान की जनसंख्या को देखते हुए आंकड़ा लगाया जा रहा है कि अमेरिका को भी ये पीछे छोड़ देगा, मतलब तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जस्टिस गुरमीत सिंह संधावलिया किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस गुरमीत सिंह संधावलिया हैज बीन बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? तो 21 देश के बने हैं, तो आपका किस राज्य का बने हैं? तो वो मध्य प्रदेश का बने हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बने हैं रितु बहरिया को बनाई गई है। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में बात किया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि आपका चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, चीफ जस्टिस बनाए गए हैं आपका सील नागू को बनाई गई है। उड़ीसा के बनाई गई है चक्रधर सिंह चरण को बनाई गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावलिया को आप देख सकते हैं, उनकी पिक्चर कुछ इस तरीके से है। और ये मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस होने के साथ साथ इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में ये काम कर चुके हैं। उच्च न्यायालय के बारे में मैं आपको बताऊं तो उच्च न्यायालय किसी भी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 214 से लेकर के 231 भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में ये प्रावधान दी गई है उससे रिलेटेड। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान भारतीय आर्टिकल अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा की जाती है। अभी वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किया जाता है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि चीफ जस्टिस की शपथ जो दिलवाता है वो आपका राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में किस देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है? होमोसेक्सुअलिटी हैज बीन रिसेंटली क्रिमिनलाइज्ड इन विच कंट्री? तो किस देश ने इसको जो है वो एक अपराध समलैंगिकता को माना है? समलैंगिकता का मतलब होता है, होमसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि सेम सेक्स में मैरिज करना यानी कि लड़का लड़का से शादी करना जो है वो पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तो ये बुर्किना फासो जो है वो इसको जो है वो अपराध माना है। हंगरी की बात करते हैं तो हंगरी जो है वो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष अभी है। हालांकि यूरोपीय यूनियन जो है वो उसकी जो अध्यक्ष बनते रहती है वो 6 महीने के बाद चेंज होती रहती है, लेकिन अभी जो है वो अध्यक्ष हंगरी है। और हंगरी की राजधानी जो है वो आपका बुडापेस्ट है। मालदीव के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये इजराइल के पासपोर्ट को अभी बैन कर रखा है। चाड की प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बना है जिसका नाम है अल्लामे अल्लामे हलीना उसका नाम है। बुर्किना फासो के सेना की सरकार ने कहा है कि उसने एक संशोधित पारिवारिक संहिता के मसौदे को अपनाया है जो कि समलैंगिकता को अपराध मानता है। इस मसौदे ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि इसके सेम सेक्स के मामले में मैं पार्लियामेंट में एक जो है वो मामला पेश करता हूँ। अगर वहां से पास होती तो ये कानून बन जाएगी। और अंतिम में अभी जो है वो ये बुर्किना फासो जो है बुर्किना फासो जो है वो एक सैन्य शासक देश है, जहाँ पे शासन की जो आर्मी का जो शासन चलती है, तो वहाँ का सैन्य प्रमुख है आपका इब्राहिम ट्रेओर है। बुर्किना फासो 2022 से लगातार 2 बार तख्ता पलट के बाद से सैन्य शासन के अधीन है, सैन्य शासन के भी अधीन है। बुर्किना फासो के मामले में जानते हैं तो जो कि अफ्रीका में है। और ये जो है वो इस राजधानी जो है वो आपका ओगाडुगु है, और अंतरिम राष्ट्रपति जो है वो आपका इब्राहिम ट्रेओरे है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आर्मी का शासन यहाँ पे चलती है। यहाँ का मुद्रा जो है वो आपका पश्चिमी अफ्रीकी एसी फ्रैंक है। आइए बात करते हैं कि समलैंगिकता यानी कि सेम सेक्स के मामले में रिलेशनशिप में जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कानून बना रखे हैं। जैसे इराक ने सेम सेक्स के मामले में जो रिलेशनशिप्स में 15 साल के पनिशमेंट की सजा सुना रखा है। घाना संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक के जो है वो इन्होंने अवैध मान रखा है। लेकिन ग्रीस को देख लीजिए, समलैंगिकता विवाह यानी कि सेम सेक्स में जो वैध मान रखा है। रूढ़िवादी ये पहला पहला जो है वो पहला राष्ट्र है।
नेपाल भी जो है वो इसको आधिकारिक तौर पर मानता है कि जो वो ठीक है, कोई बात नहीं, सेम सेक्स कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि शिवानी राजा किस देश में सांसदीय बनी है जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? शिवानी राजा हैज बिकम द एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन विच कंट्री हु हैज टेकन ओथ बाय प्लेसिंग हर हैंड ऑन द गीता। तो वो गीता पर हाथ रखकर जो शपथ ली है वो आपका ब्रिटेन में ली है। शिवानी राजा के बारे में आप लोग जानते हो कि ये भारतीय मूल के हैं, जो कि हिंदुजा से फॉलो करते, हिंदुजा से संबंध रखते हैं, और इनको जो है वो संसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाई गई है, जो कि भगवत गीता पर हाथ रख करके इन्होंने शपथ ली है। हालांकि यही नहीं बल्कि ईसाई सांसद बॉम्बे ब्लैकमैन, इन दोनों को जो है वो गीता पर हाथ रख करके जो है वो शपथ लिवाई गई है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो बोले हिंदुजा जो है वो किसी एक देश की नहीं है, बल्कि भगवत गीता जो है वो किसी एक देश की नहीं है, इसको पूरी दुनिया मानती है, और इसके पार्ट को, इसके भाग को लोग अलग अलग सिलेबस में भी डाल रखे हैं, लगा रखे हैं, ताकि जो है वो हमारी देश जो है वो एक तरह की, गीता कोई किसी एक पर्सनल देश की नहीं है, बल्कि ये जो है वो पूरी पूरी देश इसको मानता है। देखिए दोनों ऋषि सुनक जो है वो आपका कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। तो ब्रिटेन में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो कंजर्वेटिव पार्टी, ऋषि सुनक की पार्टी जो है, जिसकी नेता ऋषि सुनक है कंजर्वेटिव पार्टी के, तो वो कंजर्वेटिव पार्टी हार चुके हैं, और वहां पे अब जो आ चुका है वो आपका लेबर पार्टी आ चुका। आपका जो ये जो है क्या इनको बोलते हैं, शिवानी राजा जो है वो आपका हिंदू हिंदू है, और हिंदू रीति रिवाज को ये फॉलो करती है। ब्रिटेन से बात आती है कि ब्रिटेन से भारतीय मूल के 107 प्रत्याशी चुनाव को लड़े थे, लेकिन उसमें से जो है वो 29 प्रत्याशी जो है वो जीत हासिल किए हैं। बॉम्बे ब्लैक मैन बॉम्बे ब्लैक मैन को 2020 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री प्रदान किया गया है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, विजिंजम अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह किस राज्य में है जहां पहला कंटेनर जहाज पहुंचा है? विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन इज इन विच स्टेट वेयर द फर्स्ट एवर कंटेनर शिप हैज अराइव्ड? तो वो है आपका केरला। चीन से सैन फर्नांडो नामक एक बड़ा मालवाहक जहाज जो आपका आया है वो आपका केरला में आया है। नवनिर्मित बिजिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आया है, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा मालवाहक जहाज है, जो कि आपका केरला बिजिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आया है। और ये जो है वो आपका विजिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री जो है वो आपका केरला में मौजूद है। और ये जो आपका बंदरगाह है, आपका विजिंजम बंदरगाह जो है वो आपका भारत का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर बहुत आराम से आपको उतर सकते हैं। विजिंजम पोर्ट भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। विजिंजम पोर्ट को जो ऑपरेट करती है वो आपका अडानी ग्रुप की कंपनी करती है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो जो कंटेनर आते हैं, जो बड़े बड़े जहाज आते हैं, उनको जो है वो आने जाने के लिए, कार्गो के लिए लॉजिस्टिक लागत जो है वो बहुत कम लगती है, और यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जो है वो भारत सरकार को मदद मिलती है। विजिंजम पोर्ट की गहराई 20 मीटर है, और 400 मीटर लंबाई है, जहाँ पे 16 मीटर ड्राफ्ट वाले जहाज आकर के बहुत ही आराम से लग सकता है। और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है।